नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। बात होगी पश्चिम बंगाल में भय भ्रष्टाचार को सियासी मुद्दा बनाया है बीजेपी ने। अमित शाह ने कोलकाता में क्यों कहा कि घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे बाहर, और उनके इस वक्तव्य से, इस स्टेटमेंट से किस किस को हो रही है परेशानी, किसे लगी है मिर्ची, बात करेंगे विस्तार से। बात होगी यूपी के योगी मॉडल की, जिससे बीमारू से ब्रांड बन रहा है उत्तर प्रदेश, और अब विकास के नए मानक तय किए हैं उत्तर प्रदेश ने। आपको विस्तार से दिखाएंगे ये खबर और अपने संवाददाता से भी इस पर विस्तार से बात करेंगे। बात होगी पश्चिम के साथ साथ जब हम बात करेंगे तो दक्षिण की और केरल के, खासतौर से केरल की सियासत की बात करेंगे। बेंगलुरु की किगलू लेआउट बना है सीपीएम और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान की वजह। कर्नाटक सरकार ने कचरा फेंकने की जगह को अवैध कब्जों से मुक्त कराया, तो केरल के सीएम विजयन को आखिर क्यों बुरा लगा, समझेंगे केरल के सियासी दांवपेच और तुष्टीकरण का ये सियासी खेल भी। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। कोलकाता में टीएमसी सरकार के खिलाफ गरजे अमित शाह। प्रदेश की जनता को बताया ममता सरकार से त्रस्त, अगले चुनाव में जीत का दावा। कहा घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे बाहर। पूरे रंग में यूपी का योगी मॉडल, बीमारू से ब्रांड बना यूपी। मंदिर अर्थव्यवस्था से पर्यटन महाशक्ति बना उत्तर प्रदेश। 137 करोड़ पर्यटकों के साथ साल 2025 में देश में नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना उत्तर प्रदेश। बेंगलुरु की किगलू लेआउट बना सियासी रणक्षेत्र। अवैध कब्जे हटाने पर कांग्रेस सीपीएम आमने सामने। विजयन ने सिद्धारमैया सरकार पर मुसलमानों से भेदभाव का लगाया आरोप। वेणुगोपाल ने की कार्रवाई की मांग। बीजेपी ने बताया तुष्टीकरण की राजनीति। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब में विकसित भारत जी राम जी कानून के विरोध में विधानसभा सत्र बुलाने को बताया संघीय ढांचे की मूल भावना के खिलाफ। योजना को बताया मजदूरों के लिए वरदान। और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने स्वदेश में निर्मित अगली पीढ़ी के हेलीकॉप्टर ध्रुव एनजी की पहली उड़ान को दिखाई हरी झंडी। कहा भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान निर्माता। तो सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की सियासत की। बंगाल में भय भ्रष्टाचार का सियासी मुद्दा बीजेपी ने बनाया है। घुसपैठियों के खिलाफ लगातार आक्रामक है बीजेपी। एसआईआर पर सड़क से तक संघर्ष करने वाली टीएमसी वोटर लिस्ट शुद्धिकरण को बंगाल में सबसे बड़ा उसने मुद्दा बनाया। तो सीएम ममता बनर्जी चुनाव आयोग को निशाना बनाकर लोगों में ये भ्रम फैलाने की कोशिश उन्होंने की। जुवेनाइल वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। जाहिर है अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने का सियासी संघर्ष भी जमीन पर लड़ा जा रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 15 वर्षों के ममता सरकार में बंगाल भय भ्रष्टाचार और घुसपैठ का बुरी तरह शिकार हुआ है। अमित शाह ने दावा किया कि 2026 में बीजेपी की सरकार बनने पर घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर किया जाएगा। अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा कई मामले में खास है। अगले महीने एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद कभी भी पश्चिम बंगाल में चुनाव का ऐलान हो सकता है। जाहिर है प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने टीएमसी को अपने एजेंडे पर जवाब देने के लिए मजबूर किया है। अमित शाह ने जोर देकर कहा है कि राज्य में टीएमसी के नेतृत्व वाली सरकार में भ्रष्टाचार के कारण पश्चिम बंगाल में विकास रुक गया है। केंद्र सरकार की शुरू की गई सभी गरीब कल्याण योजनाएं यहां टोल सिंडिकेट का शिकार हो गई है। अमित शाह ने कहा कि अगले साल जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनेगी तो हम बंगाल की विरासत और संस्कृति को फिर से जिंदा करेंगे। बंगाल की भूमि हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है
क्योंकि बीजेपी का गठन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था, जो यहां के एक बड़े नेता थे। पिछले दिनों बीजेपी के महामंत्री बीएल संतोष ने कहा था कि बंगाल हमारे लिए सत्ता की लड़ाई नहीं, बंगाल हमारे लिए सभ्यता को बचाने की लड़ाई है। भारत को बचाना है तो बंगाल बचाना जरूरी है। यानी बीजेपी के लिए बंगाल सीमावर्ती इलाके के डेमोग्राफी चेंज सबसे बड़ा मुद्दा है। बंगाल में कानून व्यवस्था की गिरती हालात के बीच बढ़ते अपराध और सांप्रदायिक दंगे कई इलाकों में अल्पसंख्यक बने हिंदू समुदाय के अस्तित्व पर सवालिया निशान लगाते हैं। मुर्शिदाबाद में सांप्रदायिक दंगों का जख्म अभी मिटा नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने ऊपर तुष्टीकरण के आरोप को खारिज करते हुए दावा करती हैं कि वे ट्रू सेकुलर हैं, सच्ची सेकुलर हैं, और वो दुर्गा आंगन भी बताती हैं तो जगन्नाथ धाम भी बनाती हैं। लेकिन अमित शाह उनके इस दावे को खारिज करते हुए कहते हैं कि ममता जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रही हैं। उनके एक सहयोगी मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। ममता मंदिर बनाने का दावा कर रही हैं, तय जनता को करना है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि टीएमसी के शासन में भय, भ्रष्टाचार, कुशासन बंगाल की पहचान बन गया है। 14 सालों से भय और भ्रष्टाचार ये बंगाल का पहचान बना हुआ है। बीजेपी सरकार का संकल्प 15 अप्रैल 2026 के बाद जब भाजपा सरकार बनेगी, बंग गौरव, बंग संस्कृति, उसके पुनर्जागरण की हम फिर से शुरुआत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता सरकार बंगाल में हो रही घुसपैठ को रोकने में नाकाम रही है। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने पर घुसपैठियों को चुन चुन कर देश से बाहर निकालेंगे। एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे। और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। वहीं टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि अमित शाह बंगाल विरोधी बातें कर रहे हैं। भाजपा रिजेक्टेड है। एक तो बंगाल का हक नहीं देता, दूसरा बंगाल को डिप्राइव करता है, तीसरा बंगाली लैंग्वेज को इंसल्ट करता है, चौथा बंगाल को कल्चर को ये लोग इंसल्ट करता है, 5 जो बंगाली स्पीकिंग है उसको बांग्लादेशी बोल के बांग्लादेश में भेज रहे हैं। ये पूरा जो एंटी बंगाल जो एटीट्यूड है उनका, इसका पूरा जवाब, करारा जवाब आने वाला इलेक्शन में बहुत जोर से मिलेगा। और कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि अमित शाह को बताना चाहिए कि बिहार में कितने घुसपैठिए मिले। मैं तो पूछना चाहूंगा कि बिहार में कितने घुसपैठिए पकड़े गए, झारखंड में कितने घुसपैठिए पकड़े गए। उनको तो उदाहरण देखना चाहिए था कि हमने झारखंड में इतने पकड़े, बिहार में उन्होंने एसआईआर की, उनकी सरकार है, बताना चाहिए था कि कितने घुसपैठिए पकड़े। तो इन बातों का अगर वो जवाब दे तो ज्यादा वाजिब होगा, मैं समझता हूं। और बीजेपी नेता बीएल संतोष ने कहा कि बंगाल हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। Bengal is not a political battle for us, it is a civilizational battle for us. We look at it in the same way. To save India, we have to win Bengal. That will not be our 19th or 20th state. To save India from a big demographic challenge, we want to win Bengal and we will win it. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी भी जुड़े हुए हैं। तो सभी का स्वागत है। सौरभ सिकदर हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं। सौरभ जी, बहुत स्वागत है आपका। भास्कर सिन्हा रॉय जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और टीएमसी के समर्थक माने जाते हैं,
तो टीएमसी का रुख रखेंगे। भास्कर सिन्हा जी, बहुत स्वागत है आपका। विनोद मिश्रा हमारे संपादकीय सलाहकार हमारे साथ हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि प्रसेनजीत बख्शी भी हमारे साथ जुड़े, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रसेनजीत जी, आपका भी स्वागत है। विनोद मिश्रा, आपके साथ आपसे मैं एनालिसिस पर पूछूं उससे पहले मैं प्रसेनजीत के पास जाऊंगा और यह समझने की कोशिश करूंगा कि आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये कितनी सियासी गर्मी पैदा कर गई है पश्चिम बंगाल में, कैसे इसको देखते हैं? बहुत सारे पॉइंट्स उठाए और सीधे सीधे अगर देखा जाए तो टीएमसी को एक्सपोज करने की कोशिश की अमित शाह ने। नहीं, पहली बात तो यह है कि अमित शाह ने एक दिशा दे दी है बंगाल बीजेपी के लिए कि आने वाले जो चुनाव है जो 3-4 महीने में ख़त्म हो जाएगा। 3-4 महीने में चुनाव नहीं है, 3-4 महीने में, जैसे उन्होंने बताया कि अप्रैल 15, 2026 नई सरकार। तो आज दिसंबर अंत में खड़े होकर हम बता सकते हैं कि 4 महीनों में चुनाव खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास वक्त नहीं है, मतलब हम पत्रकारों के पास, जाहिर सा बात है राजनीति और राजनेताओं के पास भी वक्त नहीं है। तो एक दिशा दे दिया है बीजेपी नेताओं के लिए और बीजेपी समर्थकों के लिए कि क्या बीजेपी का दिशा होने वाला है। और उन्होंने जो बात बताया उसमें जो कुछ भी है उसमें एक ऐसा शब्द भी है जो एक बिहार की जैसा एक गुंडाराज का भी दिशा दे दिया है उन्होंने, जो काफ़ी खतरनाक है। एक इन्फिल्ट्रेशन का बात भी उन्होंने कह दिया है जो काफ़ी खतरनाक है। और जैसे 2 दिन पहले वीएल संतोष जी ने कहा था कि ये कोई 19वां या 20वां बीजेपी के लिए प्रदेश नहीं है, ये देश को बचाने के लिए। और आप भास्कर जी का नाम लिए हैं और मैं जिस जगह पे हूँ उसका आजू बाजू में भास्कर जी का घर है। और जब आप भास्कर जी से बात करेंगे तो भास्कर जी को पूछिएगा कि उसके घर की पीछे की तरफ क्या स्थिति है, किस तरह के लोग रहते हैं और किस तरह की लोगों की तादाद वहाँ पे बढ़ता जा रहा है। वो टीवी डिबेट में कितना दूर तक कहेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन उसके बाद बाहर निकल के क्या कहेंगे वो पूछ लीजिएगा। तो ये स्थिति बंगाल में है। बिहार की क्या बात है या बाहर की क्या बात है, तो बंगाल में चुनाव की गर्माहट पूरी तरह से है। और अभी फिलहाल बांकुड़ा की एक जगह पे ममता बनर्जी अमित शाह जी का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि किसी तरह से अभी एसआईआर की जो सुनवाई है ये सुनवाई को बंद करवाने की कोशिश पूरे तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किसी ना किसी तरह ये कोशिश ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की तरफ से किया जा रहा है। जो मेरे तरफ से, मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे तरफ से ये इंफॉर्मेशन पक्का है। एक बार देश में पहली सीईओ है मनोज अग्रवाल जिसको Y+ सिक्योरिटी देना पड़ा, और कल जिस तरह से सी मुरुगन के ऊपर हमला कराया जाने की कोशिश किया गया, आज या आगे 2-1 दिन में ये और ज्यादा किया जाएगा कि किसी ना किसी तरह ये सुनवाई को बंद कराया जाए। ऐसा स्थिति है जिसमें अमित शाह ये 3 दिन के सफर में कोलकाता में है। जी, निश्चित तौर पर ये 3 दिन के दौरे पर हैं और ये दौरा बेहद सभी की निगाहें इस पर हैं। पहले दिन जिस तरह से उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये देखने वाली बात है। विनोद जी, आपने कुणाल घोष की बात सुनी होगी और आपने अमित शाह को जाहिर तौर पर सुना है। आपको लगता है कि ये जिस तरह से अमित शाह ने एक एक्सपोज करने की कोशिश की टीएमसी को, वहीं कुणाल घोष ने एंटी बंगाल का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि बीजेपी यहाँ पर एंटी बंगाली जो सेंटिमेंट्स है उनके विरोध में खड़ी दिखती है। आप किस तरह की सियासत देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण में? निखिल, अभी जो प्रसेनजीत बता रहे थे, आप उनकी बात को समझिए कि वो कह रहे थे कि अमित शाह का 3 दिन का ये दौरा है। और पश्चिम बंगाल में आप अमित शाह जिस समय में हैं उस समय में बंगाल में स्थिति एसआईआर को लेके किस तरह से टीएमसी का वो सारा कुछ तांडव चल रहा है। लेकिन अमित शाह वहाँ एक गृह मंत्री, भारत सरकार वहाँ बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक बीजेपी के नेता होने के कारण जो उन्होंने जो अपनी एक पॉलिटिकल एजेंडा सेट किया है, वो पॉलिटिकल एजेंडा मैं कहता हूं कि बिहार के बाद ये जो चुनावी संग्राम होने वाला है उस बंगाल के लिए अमित शाह ने बीजेपी का एजेंडा आज तय कर दिया है।
बीजेपी का एजेंडा ये है कि वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वो पार्टी बीजेपी है जिसका अमित शाह ने अपने भाषण में 2 बार जिक्र किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वो पार्टी बीजेपी है जो पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए पार्टीशन के समय में सबसे मुखर रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तो आपने बीजेपी के एक बड़े नेता महामंत्री का BL संतोष का बाइट सुनाया है जो कहते हैं कि हम बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, हम सत्ता पाने का बीजेपी का संघर्ष नहीं है, ये सभ्यता बचाने का संघर्ष है। तो ये बड़ा एजेंडा आज टीएमसी के सामने में है कि जिस तरह का हालात बांग्लादेश में है, उसके बाद जो पश्चिम बंगाल में जिस तरह से कई जिलों में डेमोग्राफी को लेके एक बड़ा सा एक लोगों में एक संशय भय जैसी स्थिति बनी है, इसलिए अमित शाह ने भय और भ्रष्टाचार कहा है। मुझे लगता है इस एजेंडे पे ही टीएमसी को जवाब देना पड़ेगा, बाकी उसके और एजेंडे शायद इस बार काम नहीं करेगा। जी भास्कर सिन्हा जी, अगर आपसे समझना चाहे, जिस तरह से अभी प्रसेनजीत जी ने कहा कि डेमोग्राफी चेंज एक बड़ा मुद्दा है और आप शायद इसको बहुत बेहतर तरीके से एहसास कर सकते हो, वो बेहतर तरीके से जानते हैं आपकी रिहाइश और बाकी चीज़ें, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन उनका ये कहना है कि आप उसको बेहतर तरीके से समझते हैं। इसको जोड़ेंगे अमित शाह ने जिस तरह से आज टीएमसी पर प्रहार किया, कितनी मुश्किल में है टीएमसी, क्योंकि बीजेपी ने अपना एजेंडा तय कर दिया है। बीजेपी तो एजेंडा कब से तैयार कर रहे हैं। अमित शाह जी बंगाल में आए हैं और इस मौसम में बंगाल में खजूर का गुड़ बहुत बढ़िया मिलता है, जरूर वो खाएं, संदेश खाएं, हरी कचौरी, हरी सब्जी और हरी मटर का कचौड़ी बनता है। मटर का कचौड़ी हो जाए। हाँ, हरी मटर का कचौड़ी, ये सब बहुत बढ़िया खाने का चीज अभी सर्दी में मिलता है बंगाल में, तो वो सब खाए और हम लोग को मौज करे सब, और फिर वापस जाएं। देखिए, चुनाव के बारे में अमित शाह जी 2021 में कुछ बोले थे, वो व्यर्थ हुए, वॉज टोटली फेल्यूर। अब बंगाल को समझने के लिए बहुत दिन लगेगा, बंगाल को समझ नहीं पाए बीजेपी के लीडर लोग। बंगाल क्या चाहते हैं, ये घुसपैठिया बोल के बिहार में SIR के टाइम भी बोलते थे, आज भी बोल रहे हैं। हम तो एक बार बोल रहे हैं कितने सारे घुसपैठिया है, उसका आंकड़ा दीजिए, हम भी देखना चाहते हैं कि कितना घुसपैठिया है, कितना बांग्लादेशी है, क्या है, रोहिंग्या है। तो घुसपैठिया की समस्या है या नहीं, डेमोग्राफी चेंज है नहीं, ये तो आप ही बताइए सर। डेमोग्राफी चेंज है या नहीं? डेमोक्रेसी क्या है? हमको तो हमें घुसपैठिया कहां पर क्या जो आंकड़ा दे रहे हैं हमें तो नहीं लगता है। और अमित शाह जी क्या बोले, अब से हम रोकेंगे, इतना दिन सो रहे थे नहीं, इतने दिन की तो उन्होंने बताई कि बॉर्डर फेंसिंग से लेकर के और कितनी बातें बताई, जमीन देने को तैयार नहीं आप लोग। अरे बॉर्डर फेंसिंग का देखिए, बॉर्डर सुनिए बॉर्डर का फेंसिंग जो बोल के, अच्छा असम से कितने सारे घुसपैठिया घुसते हैं, बांग्लादेश के लोग असम से नहीं घुसते, बंगाल से ही घुसते हैं। दूसरा बात यह है कि बॉर्डर फेंसिंग के अलावा बॉर्डर को सुरक्षा देने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, सर्विलेंस रहता है, कैमरा रहता है, बहुत सारे चीज रहता है ऐसे कि सिर्फ बॉर्डर में वो लगा दिए, कोई सलाखा लगा दिए, वो बॉर्डर सुरक्षित हो गया, ऐसा नहीं है। सर कुल मिला के सवाल ये है कि डेमोग्राफी चेंज एक समस्या है कि नहीं, घुसपैठिया एक समस्या है कि नहीं? तो अगर वो कह रहे हैं कि तो आपको उनके साथ खड़े होना चाहिए। अच्छा देखिए 2011 में सेंसस हुआ, उसके बाद सेंसस नहीं हुआ और कोई आंकड़ा नहीं है आपके पास। 10 साल में 2021 में होना चाहिए था, 2025 में हम लोग बैठे हुए हैं, आज भी सेंसस नहीं हुआ। तो आप सेंसस नहीं होने से आपके पास आंकड़ा कैसे आएगा? कैसे आप कह सकते हैं कि कितने मतलब डेमोक्रेसी कैसे चेंज हो गया? हमने देख के तो पहचान नहीं पाते हैं कौन क्या है, कहाँ है, क्या है, और हमारे पास ये सबूत नहीं है कि यहाँ का लोग आ गया, उधर के लोग आ गया। तो ये अगर आंकड़ा है तो उसको वो बोलने से क्या, बोलने से हम तो जान पाएंगे। गृह मंत्री ठीक है, आप यानी पश्चिम बंगाल में किसी तरह की डेमोग्राफी चेंज या घुसपैठियों को देख नहीं पा रहे, महसूस नहीं कर पा रहे, जब तक सेंसस होकर के लिखित रूप में आपके सामने नहीं आएगा तब तक आप नहीं मानेगा, आपका ये कहना है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर, ये सभी लोग सुन रहे हैं, ये बात समझ में आ गई। लेकिन बीजेपी से जानना चाहेंगे, जिस तरह से एंटी बंगाल का नैरेटिव बनाया जा रहा आपके खिलाफ में, यानी बीजेपी के खिलाफ में, कैसे इसको काउंटर करेंगे? और ये जो सारा मुद्दा डेमोग्राफी चेंज से लेकर के घुसपैठिया है, उसको तो हवा में उड़ा देते हैं टीएमसी के लोग, कहते हैं कि मुद्दा ही नहीं है।
देखिए, ये जो नैरेटिव के बात आप कह रहे हैं, ये नैरेटिव कोई बंगाल का लोगों ने सेट नहीं किया, ये तृणमूल कांग्रेस और उसका मुखिया ममता बनर्जी ने सेट किया। आज देखने लायक था जब बांकुड़ा के एक मीटिंग से अमित शाह जी का जस्ट प्रेस वार्ता खत्म होने के बाद जब ममता बनर्जी बोलने चालू किया, इतना बौखलाई हुई थी, इतना डरी हुई थी उसका बॉडी लैंग्वेज कि अमित शाह जी को उसने क्या बोला कि दुशासन, दुर्योधन बोल के इसने बातचीत स्टार्ट किया। मतलब देखिए, बंगाली एंटी बंगाली का क्या नैरेटिव है? बीजेपी का प्रतिष्ठा तो बंगाली है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आज जो जनसंघ प्रतिष्ठा किया था, बीजेपी वही से निकला हुआ है। और आज भी एक छोटे से छोटे पार्टी ऑफिस में किसी भी राज्य में चला जाइए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का फोटो मिलेगा वहां पे, जिसमें पूजा किया जाता है। तो इससे बड़ा जो ये बंगाली विरोधी का जो तकमा देने चाह रहा है, ये अपने आपस में ही बात करे और अपने आपस में खुश रहे। बंगाल के लोग इस शासन से मुक्ति चाहते हैं। और जो अमित शाह जी ने आज बोला है कि ये जो तोलाबाजी चल रहा है, ये जो सिंडिकेट राज चल रहा है, ये जो चोरी चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, बंगाल के आम लोग इसमें तंग आ गया है। तो इसीलिए आज खाली पुलिस को देख के इसको सरकार चलाना पड़ रहा है। हम बंगाली खाली भाजपा के साथ नहीं है, बंगाली इस बार का चुनाव में एकदम द्वार खोल के भाजपा को स्वागत करने के लिए तैयार है। इसीलिए अमित शाह जी ने आज बोला है कि 2/3 बहुमत से इस बार हम लोग जीतेंगे। ठीक है। तो इसीलिए एंटी बंगाली नैरेटिव का चिंता तृणमूल वो आप देखना हम तो अच्छी बात है, 2026 में लेकिन 2026 में हम तो सरकार बनाने का चिंता करेंगे। ख्वाब देखना अच्छा है, दिन में ख्वाब देखना ठीक नहीं है। रात को हाँ, ख्वाब इसीलिए देखिए, दिन में ख्वाब देखते हैं। कोई बात नहीं, तो जनता तय कर देगी। अभी उस ख्वाब के बारे में नहीं जाते, उसके बारे में नहीं जाते। लेकिन भास्कर सिन्हा जी सीधा सवाल कि डेमोग्राफी या जो घुसपैठिए का मुद्दा है, ये कितना बड़ा चुनाव मुद्दा होने जा रहा है? आपको लगता है कि ये एक ऐसी चीज है जिस पर आप लोगों को काम करना चाहिए था? डेमोग्राफी चेंज हुआ है, ये हम लोग कैसे माने? इसी चीज को मानने के लिए हम डेमोग्राफी का हिसाब है, सेंसस से मिलता है। अब सेंसस रिपोर्ट हमारे पास है नहीं, 2011 के पास ठीक है, मैं यही जानना चाह रहा था। दरअसल मैं यही जानना चाह रहा था, ममता बनर्जी डर नहीं गए, लेकिन आप गुड़ का संदेश जरूर खिलाइएगा। बीएलओ के ऊपर अटैक क्यों हो रहा है? इलेक्शन कमीशन के ऊपर अटैक क्यों हो रहा है? ये तो आपका डर का नतीजा है ना। ये जब सीनियर अफसर से नहीं जीत पाएंगे तो मार के छीन ले, नहीं होगा। सेंट्रल फोर्स रहेगा, एक एक का टांग तोड़ दिया जाएगा जो कानून के बीच में आएगा। ठीक है सर। इसी मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं। विनोद मिश्रा जी दरअसल ये समझना चाह रहे थे कि जिस प्रसेनजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रसेनजीत जी। नहीं भास्कर, मैं आपको एक बात, एक छोटी सी सवाल पूछना चाहता हूँ। एक छोटी सी सवाल, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी किस हैसियत से उस दिन नेताजी इंडोर स्टेडियम में अपने जो समर्थक है उनको, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो माइक्रो ऑब्जर्वर बने हैं, उनका घर का पता ढूंढने के लिए बताई थी। ये आप इस सवाल का जवाब दीजिए, तो किस हैसियत से? वाह, अरे ठीक है, मुझे सवाल का जवाब बनाओ, करें, स्वागत करें, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। ठीक बात है। ममता बनर्जी जितने दिन राजनीति कर रही है, मैं उतना दिन पत्रकारिता कर रहा हूँ। नहीं, ये तो बिल्कुल देखिए ऐसा है। मुझे कई बार ये लगता है और भास्कर सिन्हा जी, आप दोनों लोग इस बात को माइक्रो ऑब्जर्वर को स्वागत करने की काम ममता बनर्जी का नहीं है। सुनिए तो प्रसेनजीत जी आप भी सुनिए और भास्कर जी आप भी सुनिए। दरअसल ये कई बार आप लोगों को लगता है कि आपने जो कहा, जो प्रसेनजीत ने सवाल पूछा तो हमने उसका जवाब दे दिया, जी वो तो स्वागत करने के लिए। जनता बहुत समझदार है। पश्चिम बंगाल का जो रक्त रंजित इतिहास रहा है, वो पश्चिम बंगाल का इतिहास इस देश की जनता, पश्चिम बंगाल की जनता भी जानती है। तो जब आप एड्रेस पूछते हैं और कहते हैं कि हम स्वागत करने के लिए कर रहे थे, तो पब्लिक सब कुछ समझती है सर। तो आपका जवाब तो आ गया, स्वागत करने के लिए। मैं विनोद मिश्रा को इस पर लेकर आऊंगा। कोई बात नहीं करके उन्होंने भेजा है, हम लोग तो वो तो है, हम तो
पहचानते नहीं है। नहीं ठीक है, पहचानने की जरूरत क्या है भास्कर जी? उसमें कौन सी रिश्तेदारी निभानी है? पहचानने की जरूरत क्या है? उनका घर जानने की क्या जरूरत है सर? इतना बुद्धू मत समझिए किसी को। इतना नहीं, एक मिनट, विनोद जी आ रहे हैं। ऐसा है, इतना बुद्धू किसी को समझने की जरूरत नहीं है, इतना मूर्ख समझने की जरूरत नहीं है कि हम जो कुछ कहते रहेंगे वही लोग मान लेंगे। जनता बहुत समझदार है। भला विनोद मिश्रा जी, मैं जानना चाहता हूं कि डेमोग्राफी और ये जो घुसपैठिया का जो मुद्दा है, ये इलेक्शन में कितना बड़ा मुद्दा बनने वाला है? क्योंकि आपने देखा कि उसको सिरे से खारिज इस तरह से कर रहे हैं कि जिस सेंसस नहीं हुआ इसलिए नहीं मानते। तो क्या टीएमसी के मन में कोई डर बैठ गया है इस मुद्दे को लेकर के? भास्कर जी, मैं तो सिर्फ इतना ही आपको एग्जाम्पल दिखा सकता हूं। अभी बिहार के चुनाव हुए हैं और पूरे बिहार के कैंपेनिंग में राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के लोगों ने, पूरे पार्टी इंडिया गठबंधन आपकी थी उस समय में, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ में बिहार में वोट चोरी से लेके और वोट अधिकार यात्रा तक, वो बिहार में लगभग 20-25 दिन चला था। बिहार के लगभग 70 से लगभग 60 जिले में कह रहा हूँ कि वो पूरे जिले में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और आपके सीपीएम सीपीआई के नेता के साथ शायद टीएमसी के नेता उसमें नहीं थे। तो ये सारे लोगों ने सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन पे ही प्रहार किया था, इलेक्शन कमीशन को ही आपने टारगेट किया था। लेकिन बिहार की एक भी जनता कभी आके ये नहीं बताई कि मेरा वोट कट गया है, या वोटर लिस्ट का जब फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट आया तो बिहार के कहीं जगह पे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने क्लेम नहीं किया कि उसका वोट कटा है। ममता बनर्जी की बौखलाहट वही बिहार वाली है। आप सीधे सीधे एसआईआर के मुद्दे पे आज सीधे सीधे राहुल गांधी तो शब्दों के प्रहार कर रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी और आपकी टीएमसी पार्टी जो है वो तो मैन हैंडलिंग, क्या तो इलेक्शन कमीशन को धमका रही है। वो तो आप सोचिए, कल जो अभी प्रसेनजीत बता रहे थे सॉरी, माइक्रो ऑब्जर्वर की गाड़ी पे किस तरह का हमला हुआ था, तो आप डरा रहे हैं वहां और आप कह रहे हैं कि हम स्वागत करने के लिए वहां बैठे थे। बहुत सिंपल सी बात है कि आपके डराने से और डरने से काम नहीं चलेगा। ये देश की संप्रभुता है। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है। वो अगर वहां बंगाल में काम करने गई है संस्था, आप ममता बनर्जी के धमकी से वहां संस्था नहीं रुक जाएगी। तो ये कल्चर जो आपका टीएमसी का है वो टीएमसी कल्चर पे ब्लॉट है। यही बात अमित शाह कह रहे थे। नहीं भास्कर जी, आपका जवाब आ गया। भास्कर जी, आपका जवाब आ गया। आपने कहा जनता हमला कर रही है। मैं सुन लिया। जनता भी इसको सुन रही, जो दर्शक है वो भी सुन रहे हैं। सुनिए तो, आपने कहा कि जो जनता हमला कर रही तो क्या करें? आपने कहा कि जनता हमला कर रही तो क्या करें? सुनिए तो, पहले सुन लीजिए। आपने कहा जनता हमला कर रही है। ये दर्शक और इस देश के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमला कौन कर रहा है। जब सामने लेकर आना होता है कि हमारा नाम कट गया है, उन ऐसे लोगों को सामने लेकर आइए, तो एक आदमी नहीं आता और हमला करने के लिए जनता निकल कर आ रही है। तो जनता को बार बार मैं कह रहा हूं कि मूर्ख मत समझिए। मैं सौरभ सिकदर के पास आऊंगा। सौरभ सिकदर, एसआईआर की मुखालफत सीओ से लेकर के जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं उनको एक भयाक्रांत माहौल में काम करने के लिए विवश करना, ये आपको लगता है कि ये जो पश्चिम बंगाल की जो एक जनता है वो इसको देख रही है और ये इलेक्शंस में ये भी अपने आप में एक एजेंडा बन के उभरेगा, ये भी अपने आप में एक मुद्दा बन के उभरेगा? देखिए, एसआईआर का जब घोषणा हुआ था तो कलकत्ता शहर में हम लोग देखे थे एक बहुत बड़ा एक मिছিল निकला था, एक रैली निकला था जिसमें ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों था और दोनों का कहना यह था कि बंगाल में एसआईआर नहीं करने देंगे। और वही ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को एसआईआर का फॉर्म भी भरना पड़ा, उसका प्रोसीड्योर भी पूरा करना पड़ा, तो खुद को करना पड़ा, बाकियों को कैसे रोकेंगे जी? तो इसीलिए ये लोग देखिए, ये जो फॉल्स वोटर इनके है, ये नाम जैसे बात चला जाएगा। आपको उदाहरण के तौर से मैं बता, जो भवानीपुर केंद्र है जहां से ममता बनर्जी खुद खड़ी होती है, बाई इलेक्शन में इस बार जीत के आई है, लेकिन जो मेन 2021 का इलेक्शन हुआ था वहां हम जो वोट से हारे थे और इस बार एसआईआर में जो नाम बात चला गया है उससे ज्यादा है। ठीक है प्रसेनजीत, आखिरी कमेंट्स आपके चलते चलते मैं जानना चाहता हूं कि ये जो मुद्दा है, दरअसल एसआईआर की मुखालफत से लेकर के और ये जो पूरा अभी तक प्रकरण चला है, ये घुसपैठिया और जो डेमोग्राफी चेंज है, इसके अलावा ये भी अपने आप में क्या मुद्दा होने जा रहा है पश्चिम बंगाल की जनता के सामने?
नहीं, देखिए ये अभी जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक झूठ फैला जा रहा है कि बुजुर्ग लोगों को आना पड़ रहा है। मैं भास्कर को ये पूछ के इस आपके डिबेट को खत्म करना चाहता हूं कि बुजुर्ग लोग वोट नहीं देने जाता है क्या? बुजुर्ग लोग बैंक नहीं जाता है क्या? बुजुर्ग लोग उनकी दुआरे सरकार में नहीं जाते हैं क्या? बुजुर्ग लोग पंचायत नहीं जाते हैं? चुनाव आयोग का ये फैसला है कि जो 85 की ऊपर है उनके घर में जाके वोट लेते हैं और इसमें जिसे सुनवाई है, सुनवाई के लिए भी घर जाएंगे। ये झूठ फैला जा रहा है और इसका जो आईपैक बोल के जो एजेंसी है उसकी तरफ से पहले से इसको ठीक करके फिर एजेंसी को फिर मीडिया को दिया जा रहा है। ये भास्कर जैसे लोग और बाकी जो यूट्यूबर है इसको भेजा जा रहा है और ये तीन चार मीडिया और 3-4 यूट्यूबर से ये मैसेज भेजा जा रहा है कि कुछ बुजुर्ग को हैरास किया जा रहा है, कुछ बुजुर्ग को लिया जा रहा है, कुछ बुजुर्ग को ये किया जा रहा है। ये पूरी की पूरी तरह से पूरे सिस्टम को बिगाड़ने के लिए, पूरे SIR को बंद करवाने के लिए ये तरीका अपनाया गया है जो फेल करेगा और फेल करना ही है। जी ये मुझे निखिल आखिर में मुझे कहना था। जी बिल्कुल ठीक बात है। तो ये अपनी चर्चा को यही विराम देंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद। लेकिन ये भी साथ ही साथ यहां देखने की बात है कि क्या फॉल्स और फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है और किस तरह के जवाब दिए जा रहे हैं कि डेमोग्राफी के विषय में जानकारी नहीं है, क्योंकि सेंसस नहीं हुआ है, इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन ज्यादा आ गया है, हमारे अड़ोस पड़ोस में कौन रहने आ गया है, ये नहीं जान पा रहे हैं। जब ये पूछा जा रहा है कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स के और जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनका पता क्यों पूछ रही ममता बनर्जी, तो कहा जा रहा है कि उनका स्वागत करने के लिए। इसके पहले कितने BLOs के स्वागत किए थे। रक्त रंजित इतिहास रहा है पश्चिम बंगाल की सियासत का और इस देश की जनता उसको समझती है, पश्चिम बंगाल की जनता खासतौर पर समझती है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब चर्चा करेंगे यूपी के योगी मॉडल की। मंदिर अर्थव्यवस्था को यूपी इसको देखते हुए यूपी बना है पर्यटन महाशक्ति और बीमारू राज्य हुआ करता था कभी उत्तर प्रदेश से और वहां बना है ब्रांड यूपी। तेज गति से और अधिक विकास कर रहे उत्तर प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश 2025 में देश का सबसे बड़ा घरेलू पर्यटन गंतव्य बनकर उभरा, यानी घरेलू पर्यटन के मामले में यूपी अब टॉप पर है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के अनुसार 2025 में यूपी में 137 करोड़ से अधिक घरेलू पर्यटक और 3.66 लाख यानी 3,66,000 विदेशी पर्यटक आए। प्रयागराज में आयोजित दिव्य भव्य महाकुंभ 2025 में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के साथ विश्व रिकॉर्ड बना। काशी, अयोध्या और प्रयागराज देश में फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गए हैं। यूपी में धार्मिक सांस्कृतिक टूरिज्म में जबरदस्त उछाल आया है। विदेशी पर्यटक आगमन के मामले में भी यूपी चौथे स्थान पर पहुंच गया है। राम मंदिर उद्घाटन के बाद अयोध्या में मंदिर अर्थव्यवस्था से पर्यटन, व्यापार और रोजगार में अभूतपूर्व उछाल देखने को मिला है। अयोध्या में प्रतिदिन 70,000 से 1 लाख श्रद्धालुओं के आगमन से होटल, होमस्टे, परिवहन और स्थानीय कारोबार तेजी से बढ़ा है। यानी कि जो मंदिर इकोनॉमी जिसकी बात कही जा रही है, टेम्पल इकोनॉमी, वो सर चढ़कर बोल रही है। मंदिर अर्थव्यवस्था को यूपी से को सालाना 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिल रहा है। पर्यटन विभाग द्वारा 1,283 करोड़ से अधिक की 5,000 से अधिक परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिसमें घाट सौंदर्यीकरण और सर्किट हाउस निर्माण शामिल है। यानी कि प्रदेश सरकार इसका विकास भी और तेजी से जरूरत के हिसाब से कर रही है। वाराणसी, चित्रकूट, श्रावस्ती, मथुरा, वृंदावन और वाल्मीकि नगर में धार्मिक व सांस्कृतिक स्थलों का पर्यटन
का पुनर्निर्माण हुआ है। अयोध्या दीपोत्सव, देव दीपावली, ब्रज रंगोत्सव और महाकुंभ जैसे आयोजनों में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनको दर्ज किया गया है। यूपी टूरिज्म पोर्टल पर 1757 पर्यटक इकाइयों का पंजीकरण हुआ और 37,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्ताव आया। यूपी पर्यटन नीति 2022 ने निजी निवेश, होम स्टे योजना और ग्रामीण पर्यटन को एक नई गति दी है। स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत प्रयागराज और श्रावस्ती में आधुनिक पर्यटन और हेरिटेज इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। 17 ट्रैवल टूरिज्म कोर्सेज ने युवा टूरिस्ट गाइड, होटल और एविएशन सेक्टर में रोजगार को बढ़ाया है, यानी कि रोजगार का, डायरेक्ट रोजगार का भी एक बड़ा जरिया बना है पर्यटन। मंदिर, संस्कृति और पर्यटन आधारित विकास यूपी के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी लक्ष्य को मजबूती दे रहा है। कभी बीमारू राज्य कहलाने वाले उत्तर प्रदेश ने अब धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पर्यटन का वैश्विक केंद्र बन रहा है। तो उत्तर प्रदेश में मंदिर अर्थव्यवस्था एक शक्तिशाली ग्रोथ इंजन बनी है, जो सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि राज्य के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को भी नई दिशा दे रही है। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बढ़ते हुए पर्यटन की भूरी भूरी प्रशंसा की है और कहा कि पहले ऐसा नहीं था और अब कितना डिफरेंस आया। क्या कहा योगी जी ने, आइए सुनाते हैं। हर व्यक्ति यहां आता है, हर व्यक्ति निवेश करने को तैयार है, इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि सुरक्षा है, और इसीलिए आज यहां निवेश भी है तो उसके अनुरूप हमने एम्प्लॉयमेंट भी दिया है। आप देखिए कितना पारदर्शी तरीके से हमने किसी का चेहरा नहीं देखा, किसी की जाति नहीं देखी, किसी का मत और मजहब नहीं देखा। अगर योग्य है ये उसका अधिकार है। वेलफेयर की स्कीम में अगर वो यूपी का नागरिक है, यूपी में रहता है, भारत का नागरिक है, उसको वेलफेयर स्कीम का लाभ मिलना चाहिए। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने क्या कुछ कहा, आइए ये भी सुनाते हैं आपको। This will be spiritual hub for India. It will bring our traditional values in a big way in future. We are all always measure Rama Rajya is the best way of governance. That is the benchmark for any government. Ayodhya temple is going to play very crucial role for building spiritual values. UP is doing extremely well. This is need of the hour. If UP and Bihar will build, then only we can achieve Viksit Bharat 2047. तो भूरी भूरी प्रशंसा यूपी के योगी मॉडल के दूसरे जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी कर रहे हैं। हमारे संवाददाता विकास सिंह इस वक्त उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम से सीधे जुड़े हुए हैं और हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा भी इस पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपके पास आते हैं विकास, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम यूपी के योगी मॉडल की बात करते हैं तो इसके पहले जब मंदिर निर्माण से लेकर के तमाम जो धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक विकास की बात की जा रही थी, चाहे वो काशी हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, तो बहुत सारे लोग इसमें मीन मेख निकालते थे। आज उनकी बोलती बंद कर दी है यूपी के योगी मॉडल ने, मंदिर अर्थव्यवस्था ने। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, विरासत को संवारा गया है, अपनी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार किया गया है और उत्तर प्रदेश में समस्त जगहों पर संरक्षण का काम किया जा रहा है। और ये एक दो दिन का काम नहीं है, इसके पीछे दूरदर्शिता है। उसी के आधार पर यहाँ पर इस तरीके से पर्यटन बढ़ा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 2017 में योगी की सरकार बनने के बाद यहाँ तरह तरह के विभिन्न आयोजन भी किए गए। यहाँ पे दीपोत्सव जैसे आयोजन किए गए, यहाँ पर रंगोत्सव जैसे आयोजन किए गए, यहाँ पर वाराणसी में मणिकर्णिका घाट की जो होली होती है वो दिखाई गई। खासतौर से तमाम जो सांस्कृतिक और विरासत, हमारी धार्मिक विरासत है, उसको सजाया संवारा और निखारा गया। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया गया। पहले कोई लोग जो आना चाहते थे, चाहे वो चित्रकूट आना चाहे या तमाम अन्य जनपदों में आना चाहे, सोचते थे कौन चलेगा यूपी, वहाँ पे तो बिजली ही नहीं रहती है, वहाँ पर सड़क ही खराब है, वहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है। लेकिन इस तरीके से वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया, इलेक्ट्रिसिटी को बेहतर किया गया, वहाँ पर मेडिकल सुविधाएं दी गई, वहाँ पर होटल
बनाए गए, वहां पर होम स्टे जैसी सुविधा प्रदान की गई जिससे स्थानीय स्तर पर आम लोगों को भी फायदा मिल सके। इन तमाम सारी चीजों को जोड़कर सिलसिलेवार एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया, जिसका नतीजा उत्तर प्रदेश में अब देखने को मिल रहा है। हमने देखा महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा लोग आए। हमने देखा अयोध्या में कि जून तक ही यहाँ 26 करोड़ लोग आ चुके हैं। 66 करोड़ 26 करोड़ टोटल जो ये आंकड़ा आया है 137 करोड़ का, इसमें लोग उत्तर प्रदेश की ओर बढ़े चले आ रहे हैं। चूंकि नया वर्ष है, हम देख रहे हैं अंग्रेजी नूतन वर्ष है, लेकिन तमाम सारी उत्तर प्रदेश में जो जगह है, चाहे वो वाराणसी हो, अयोध्या हो, मथुरा वृंदावन हो, यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कई किलोमीटर तक भीड़ रहती है। लोगों को दर्शन करने में, बांके बिहारी के दर्शन करने में 2-3 किलोमीटर लाइन लगानी पड़ती है। तो हम देख सकते हैं कि तमाम सारे लोग अपने सनातन में आस्था रखने वाले अपने प्रभु का आशीर्वाद लेने के लिए गंतव्य स्थल पर पहुंच रहे हैं। तो इसके पीछे एक सबसे बड़ी बात है कि सुविधाजनक व्यवस्था, ये व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश में दी गई। उत्तर प्रदेश में माहौल तैयार किया गया, यहाँ पे कानून व्यवस्था अच्छी करने के लिए काम किया गया, तमाम सारी चीजें यहाँ पर बेहतर की गई। उसी का नतीजा है अब उत्तर प्रदेश के तमाम सारी जगहों पे इन बड़े स्थलों की बात अगर करें, इसके साथ साथ बौद्ध सर्किट का विकास किया गया। अन्य जगहों की अगर बात करें तो नैमिषारण का विकास किया गया, यहाँ पर विंध्याचल का विकास किया जा रहा है। तमाम सारी नगरियों को सजाया जा रहा है। जो हमारी विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, उनको निखारा जा रहा है। साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े स्थलों को भी बनाया गया है, संवारा गया है। वहां स्मारक अच्छे से और डेवलप किए जा रहे हैं कि लोग वहां जाएं, देखें, समझें अपने इतिहास को अपने धार्मिक सनातन परंपरा को समझें। इन सब चीजों के लिए बहुत बड़े काम किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और उसी का नतीजा है कि अब लोग उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं, यहाँ रहना चाहते हैं, कुछ दिन रुक के उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं। और आपकी बात में एक बात मैं और जोड़ दूं कि सिर्फ मथुरा, काशी, वृंदावन और अयोध्या जैसे बड़े स्थलों का, जैसे कि आपने कहा कि सिर्फ वहीं तक का विकास नहीं है, बल्कि छोटे छोटे जिलों में और छोटे छोटे खासतौर पर आध्यात्मिक स्थल जो हैं, जिनका कुछ महत्व है, उन पर भी 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ इस तरह की राशि दे करके उनका भी विकास किया जा रहा है। तो ये भी जो जिसको कहते हैं कि लोकल टूरिज्म है, उसको भी बढ़ावा दिया है और बढ़ावा लगातार दे रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। हमारे साथ में विनोद मिश्रा जी भी हैं। विनोद जी, किस तरह से एक अर्थव्यवस्था का, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का कारक किस तरह से बना है मंदिर की एक जो टेम्पल इकोनॉमी जिसकी बात कही जा रही है, वो तो हमने देखा ही है। इसकी अगर हम थोड़े से इसके सियासी पक्ष की बात कर लें, इसके पहले मंदिर की बात करना, आध्यात्म की बात करना और धार्मिक या धार्मिकता को बढ़ावा देना, वो तुष्टीकरण के दायरे में आया करता था। किस तरह से ये पूरा 360 डिग्री घूमा है, क्योंकि जो विकास ने कहा कि सनातन से जुड़े हुए लोग आना चाहते थे, जाना चाहते थे, पहले भी वो आना चाहते थे, लेकिन उनके पास मौका नहीं था। उनको अब मौका मिला है और इस मौके ने सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं, सियासत भी बदली है। निखिल, पीएम मोदी कहते हैं विकास के साथ विरासत। जी, तो जब आप विकास का और विरासत को जोड़ते हैं कि विकास भी और विरासत भी, तब आप देखिए कि यूपी मॉडल आपको दिखता है, जहां आप बिल्कुल आपने सही कहा कि राम मंदिर के बात करने से ही लोग अपने को एक तरह से बना लेते थे कि ये सेकुलर बात है या कम्युनल बात है जी। और आज आप देखिए कि अभी नए साल के शुरुआत होते ही आज अगर यूपी में जो विकास बता रहे थे, आप वृंदावन चले जाइए, मथुरा चले जाइए, अयोध्या चले जाइए, काशी चले जाइए, इन सारे जगहों पे आपके एकदम भीड़ का एक बड़ा सैलाब उमड़ा है। प्रयागराज में तो अभी माघ मेला ही लग रहा है। यूपी के हर वो बड़े धार्मिक स्थल में एक जन सैलाब जैसा आज के दिनों में भीड़ है। वो क्यों है? वो नए साल के अवसर पे वो नया साल भी मना रहा है, लेकिन अपने नए साल में अपने आस्था और अपने सांस्कृतिक गौरव जो है, उसकी जो पहचान है, वो इसकी मुखरित हुई है। आज अयोध्या में इस भीड़ को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग इस बात की जो चेतना है उनको, विकास के साथ आप विरासत जब आप कहते हैं कि यूपी ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, लोगों के मन में तो स्वतः वो भावना थी जिसको आप सांस्कृतिक वैभव का एक बताते हैं कि एक शुरुआत है, ये जागरण है, ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं। तो आप देखिए कि चंद्रबाबू नायडू जो आप साउंड बाइट चला रहे थे उनका, वो खुद अयोध्या गए थे। चंद्रबाबू नायडू ने अभी एक ग्लोबल टूरिज्म पे फोरम पे बात करते हुए कहा कि भारत के मंदिर के इकोनॉमी की कैपेसिटी अभी इस पूरे रेवेन्यू में 6 लाख करोड़ का है, और वो कहते हैं कि भारत के मंदिरों की इकोनॉमी के साथ अगर आप जोड़ें तो उसमें 25
% जो है रोजगार का, वो सिर्फ मंदिर दे रहा है पूरे हिंदुस्तान में। तो 25% जॉब देने वाला, 25% एम्प्लॉयमेंट देने वाला अगर आप कहें तो यूपी ने आपको करके दिखाया है जी। ये बात जब आप कहते हैं निखिल, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की चीज जो है कि डिस्कोर्स तो बदला है सांस्कृतिक पुनर्जागरण में, इसलिए ये चीजें हुआ है। अभी केरल में आप देखिए 1 महीने का सबरीमाला में चलने वाला जो उत्सव था, यात्रा थी, 332 करोड़ रुपया केरल सरकार ने कमाया है। 332 करोड़। अब आप सोचिए कि जो वामपंथी सरकार को मंदिर में आस्था नहीं है, ईश्वर में आस्था नहीं है, सनातन में नहीं आस्था है, उन सरकारों को मंदिर की इकोनॉमी जो है सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है। बिल्कुल, धन वर्षा कर रही है मंदिर इकॉनमी। धन वर्षा, दरअसल कहते हैं ना कि धन वर्षा कर रही है मंदिर इकॉनमी। विकास से चलते चलते एक सवाल बहुत संक्षेप में, और चाहूंगा वन लाइनर अगर आप जवाब दे सके तो बहुत अच्छा है, कि ये जो मंदिर इकॉनमी बढ़ रही है और लगातार आगे चल रहा है सब मामला, धन वर्षा जो हो रही है, इससे क्या जो विपक्षी है, खासतौर पर जो तुष्टीकरण करने वाले जो दल थे, क्या वो डरे हुए हैं? देखिए बिल्कुल डरे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो राम के दरबार में आना अभी भी डरते हैं यहाँ पर, क्योंकि उनका वोट बैंक, एक निश्चित वोट बैंक नाराज ना हो जाए। ये तो है यूपी की सियासत, लेकिन आम लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं यहाँ पर। यहाँ पर तमाम सारे लोग जो कोविड से पहले बाहर रोजगार किया करते थे, वह सब स्थानीय स्तर पर आकर यहीं पे छोटा छोटा रोजगार करने लगे हैं। उनकी एक अच्छी आमदनी होती है, और यही मुस्कान बताती है बदलते हुए उत्तर प्रदेश की कहानी। ठीक 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 ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। इसकी थोड़ा हम सियासी पहलू आपसे समझना चाह रहे थे। तो डर भी बैठा हुआ है और विकास और विरासत एक साथ आगे चल रही है। बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम बातचीत के लिए। विनोद जी आपका भी शुक्रिया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि कर्नाटक में बुलडोजर एक्शन पर सियासत क्यों हुई तेज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। कर्नाटक में बुलडोजर एक्शन पर सियासत तेज। इस खबर को विस्तार से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। साइबर सिटी बेंगलुरु में 400 से ज्यादा घरों को गिराने का मामला अब उसने तूल पकड़ लिया है। क्यों? क्योंकि कर्नाटक सरकार ने बुलडोजर एक्शन जो है वो विवादों में घिर गया। सरकारी जमीन पर वर्षों से अवैध कब्जे को लेकर कर्नाटक सरकार के वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने कड़ा एक्शन लिया था, जिसमें सैकड़ों लोग, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो बेघर हो गए क्योंकि बुलडोजर एक्शन हुआ। लेकिन केरल के मुख्यमंत्री विजयन के एक ट्वीट ने सिद्धरमैया सरकार की हलचल बढ़ा दी। कर्नाटक सरकार ने कहा कि ये घर उर्दू गवर्नमेंट स्कूल के पास एक झील के किनारे सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए थे, जहां शहर के कचरे का निस्तारण के लिए प्रोजेक्ट बनाया जाना था। लेकिन निवासियों का तर्क है कि उन्हें बगैर किसी पूर्व सूचना के उनका घर ध्वस्त कर दिया गया। विपक्ष के नेता आर अशोक ने कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल पर राज्य के प्रशासन में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। तो इस पूरी सियासत को समझिएगा। राज्य के लोग सम्मान, स्वायत्तता और ईमानदारी के शासन के हकदार हैं, न कि हाईकमांड के सुपर सीएम के वेणुगोपाल ने कहा है कि ऐसी कार्रवाई अधिक सावधानी, संवेदनशीलता और दया के साथ की जानी चाहिए थी। माना जाता है कि केसी वेणुगोपाल ने पॉलिटिकल डैमेज को कम करने के लिए कर्नाटक सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए कहा था। एक आधिकारिक बयान में बेंगलुरु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड ने कहा कि ध्वस्तीकरण अभियान सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को हटाने के लिए चलाया गया था। BSWSL के मुख्य कार्यकारी अधिकारी करी गौड़ा ने कहा कि कीगलू बांद्रे के पास लगभग 5 करोड़ जमीन, जो कि BSWML परियोजनाओं के लिए आरक्षित थी, अवैध रूप से कब्जा कर ली गई थी। हालांकि अगले साल केरल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीएम सिद्धरमैया ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने और उन्हें कई अन्य जगहों पर पक्का मकान देने का वचन दिया है।
तो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार वो सामने आए और उन्होंने पलटवार किया और कहा कि कर्नाटक के मामलों में विजयन दखल न दे। It is very unfortunate that senior leaders like Pinarayi should know the fact of what is the issue in Bangalore. Some people, they have encroached. It is a waste dump site which was for putting this waste. It is an quarry pit. It is a very dangerous place where a lot of health hazards are there, and there illegally they have tried to occupy. भाजपा नेता ए नारायणसामी ने कर्नाटक सरकार पर हमला किया है इस पूरे मुद्दे को लेकर। सरकार कुछ डेमोलिशन की बारे में कुछ किया था पहले, वो ठीक थे, क्योंकि उनको भी या ऐसे मैसेज मिला था कि वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी है। बाद में डेमोलिशन ये पूरे होने के बाद पिनराई विजयन उधर चुनाव आ रहा है केरला में, उसके वास्ते उनको अपीजमेंट करने के लिए एक टीम भेजा था। उसी समय वो देखकर जब वेणुगोपाल, ये कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री जी से बात भी किया और आदेश भी दिया उनको अकोमोडेट करना। तुरंत मुख्यमंत्री और कांग्रेस लीडर्स लोग पूरे यू टर्न लेके अभी उनको अकोमोडेट करने के लिए इतने मीटिंग भी कर रहा है। तो जैसे ही हाईकमान का आदेश आया तो कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में यू टर्न ले लिया, ये कहना है। और बीजेपी के कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष BY विजेंद्र क्या कहते हैं, आइए ये भी सुनाते हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट has failed on all fronts in Karnataka. Much discussed illegal migrants from Kerala. When state government itself has taken decision and demolished the houses of illegal migrants, how can a chief minister allot the houses for illegal migrants? The houses which is meant for poor Kannadigas, their applications are pending from last 2-3 years. Siddaramaiah himself as the chief minister had promised that he is going to give at least 12 lakh houses for the poor Kannadigas. Till date, not even a single house has been given to Kannadigas. And how can a chief minister take a decision to give those houses to illegal migrants? और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ज्योति जुड़ी हुई है। ज्योति, सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे कि केरल से लेकर कर्नाटक तक अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो ये सिर्फ तुष्टीकरण की सियासत है। आलाकमान भी इसमें इन्वॉल्व हो गया, विजयन भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, और किस तरह से कांग्रेस सरकार ने इस पर नरम रवैया या ये कहें कि यू टर्न अपनाया, वो देखने वाली बात है। कैसे इस पूरी सियासत को देख रहे हैं राज्य के लोग? निखिल जी, जब से दिसंबर 22 से ये शब्द शुरू हुआ है, वहां बेंगलुरु के येलाहंका कोगिल क्रॉस में जो अवैध कब्जे को वहां से हटाने के बाद वहां पे 400 लोग बेघर हो चुके हैं। तो इसके बाद जो कर्नाटका की इस मामले में केरला सीएम विजयन दखल अंदाजी किए और उसके बाद KC वेणुगोपाल गोपाल जी भी ट्वीट के ऊपर ट्वीट कर रहे थे। तो यहाँ पे ये एक मुद्दा है, वो इलीगल एनक्रोचमेंट किए थे, इसलिए हमने उन लोगों को वहां से हटाया है। यही है सीएम सिद्धरामैया और DCM DK शिवकुमार की कहना है। लेकिन जब केरला सीएम पिनराई विजयन उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर पॉलिटिक्स है वो यहाँ पे साउथ इंडिया में भी आ चुका है, यहाँ पे जो मासूम लोग हैं उनको यहाँ पे बेघर कर चुके हैं। लेकिन बीजेपी लीडर्स ये आरोप लगा रहे हैं। पहले तो DCM DK शिवकुमार भी ये इसको कड़ी निंदा किए हैं उन्होंने, ये हमारी राज्य की मामला है तो इसलिए सीएम पिनराई विजयन को इस मामले में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए।
ये हमारी इंटरनल मैटर है, हम रिजॉल्व करेंगे। उन्हें ये पता नहीं है, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने वहां पे कचरा डालने का जो जगह था, लेकिन वहां पे ये लोग इलीगली एनक्रोचमेंट किए हैं। बीजेपी लीडर्स का ये कहना है कि यहाँ पे बेघर हुए हैं उन लोगों के लिए ये लोग पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेघर जो हुए हैं उनमें बहुत सारे लोग मुस्लिम हैं, तो मुस्लिम अपीजमेंट यहाँ पे नजर आ रही है। यही है बीजेपी लीडर्स का भी कहना है। वहां पे जो लोकलाइट्स है वो भी यही कहते हैं कि सरकार तो मुस्लिम तुष्टीकरण बनी हुई है। जब पिनराई विजयन और केसी वेणुगोपाल जी जब इस मामले में इंटरफेयर हुए, उसके बाद सीएम और डीसीएम डीके शिव कुमार भी उसी जगह जाकर वहां पे सब परिशीलन किए। अच्छा ज्योति एक बात और जानना समझना चाहेंगे आपसे कि ये जो घर बनाकर देने वाली बात सामने आई है, कहां पर घर बनाकर दे रहे हैं, कैसे घर हैं ये? हाँ, ये अभी जो ये सब मामला हुआ ना, विवाद हुआ ना, उसके बाद सीएम सिद्धरामैया ने कहा है कि 5 लाख कॉम्पनसेशन देंगे उन लोगों को जो इनोसेंट है उनको, और उसके साथ साथ बैयप्पनहल्ली यहाँ से 10 किलोमीटर जो जगह है ना, वहां से 10 किलोमीटर के आसपास आश्रय निवास के अंडर वहां पे उन लोगों को जो भी है वो एप्लीकेशन देना चाहिए और उसी तरह उन लोगों को घर देते, ऐसे उन्होंने आश्वासन दिए। लेकिन जो पहले उनका सरकार का एक स्ट्रिक्ट एक्शन था, उन्होंने कहा है कि अवैध कब्जा मतलब अवैध कब्जा, लेकिन जब आला कमान इंटरफेयर हुए उसके बाद सरकार यू टर्न ले चुका है इस मामले में। बहुत शुक्रिया ज्योति इस तमाम बातचीत और इस पूरी रिपोर्ट के लिए जो आपने हमको भेजी। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ लोगों ने जमीनों पर अवैध कब्जा किया, लेकिन चूंकि अवैध कब्जा करने वाले मुसलमान हैं तो दिल्ली से लेकर केरल और केरल से लेकर कर्नाटक तक सियासत गर्म हो गई। लोगों ने यू टर्न लिया और अब कह रहे हैं कि उनको 5-5 लाख रुपए इनोसेंट लोगों के जिन्होंने कब्जा किया था उनको कंपनसेशन मिलेगा और घर भी मिलेगा। सियासत किस तरह से आगे जा रही है ये आप देख रहे हैं, समझदार है। इस वक्त में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।